नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूं कि आपको जुलूस की भीड़ की पिछली 2 कहानियां पसंद आई होंगी। शुरू करते हैं आज जुलूस की भीड़ की एक नई कहानी, जिसका नाम है वर्चस्व। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी भी मेरे यानी गरिमा के साथ सुनने में अच्छा लगेगा। जल्दी चलो यार, देर हो जाने पर मैं नर्वस हो जाती हूँ। मिसेस शिंदे बड़बड़ाते हुए घर से निकल रही थी। तभी अचानक से यह बात सुनकर रवि बोला, अरे ठीक है, 10-20 मिनट देर से पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा। रोज रोज तो समय पर जा ही रहे हैं और बाकी लोग भी तो देर से आते हैं। यह सुन मिसेस शिंदे ने रवि को जवाब देते हुए कहा, आज मुझे कैसे भी करके जीतना है। बड़े तो बड़े, बच्चों से भी कल मैं हार गई थी। एक बच्चा तो जीतने के लिए बेईमानी भी कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ मीना भाभी ने देख लिया। मुझे जीतना है। यह बुनबुनाते हुए सुकृति घर से निकली। रवि शिंदे और सुकृति शिंदे पति पत्नी हैं। पिछले साल ही दोनों की शादी हुई थी। रवि और सुकृति पति पत्नी भाव से नहीं बल्कि सखा भाव से रहते हैं। दोनों के संबंध समता पर आधारित थे। ना तो रवि कभी सुकृति पर प्रभावी होने की कोशिश करता और ना ही सुकृति कभी अपने ऊपर रवि को हावी होने देती। रवि और सुकृति को जब भी और जितना भी समय मिलता एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते। साथ में टीवी देखना, गाने सुनना, सिनेमा देखना और लूडो खेलना आदि उनके समय व्यतीत करने के प्रिय तरीके थे। 3-4 महीने पहले की ही बात है जब रवि ने सुकृति को शतरंज सीखने के लिए कहा। दरअसल रवि को भी यह शौक अभी नया नया लगा था। सोचा अपने साथी को सिखा दिया जाए, जिससे शतरंज का पार्टनर भी मिल जाएगा। शुरू में सुकृति अनमने ढंग से सीखी, लेकिन 1-2 दिन बाद उसे इस खेल में दिलचस्पी होने लगी। तीसरे दिन पति पत्नी ने शतरंज की बिसात बिछा दी। घोड़ों के मुंह विपक्षी की तरफ कर दिए गए। सैनिक कभी पीछे न मुड़ने की शपथ लेकर घेरेबंदी कर चुके थे। राजा और रानी एक साथ मुस्तैदी से तैनात थे, लेकिन इस बार रानी की जिम्मेदारी थी कि जैसे भी हो राजा की रक्षा करनी है। बाजी शुरू हुई। करीब 10 से 15 चालों में खाली मैदान सैनिक, हाथी, ऊंट और घोड़ों से भर गया। एक दूसरे पर गुर्राहट और निशाने लगने लगे। इसी बीच रानी ने विपक्ष के राजा को घेर दिया और राजा की मात हो गई। घर की रानी परेशान, उसका राजा कैसे मर गया। एक और बार। सुकृति के स्वर में यह देख विनय था। अब फिर से उसकी बात सुन बिसात बिछ गई। सैनिक, हाथी, घोड़े, ऊंट सब अपनी अपनी जगह तैनात। इस बार रवि ने अपनी चालों का क्रम भी बदल दिया। सुकृति भी कुछ चालबाजियां सीख गई थी। थोड़ी देर लगी, लेकिन इस बार भी उसके राजा की मात हुई। चलो सीखो अभी, कहकर रवि उठने लगा। मगर सुकृति इतनी जल्दी हार न मानने वाली थी। न दैन्यम न पलायनम वाली मन स्थिति बना चुकी थी सुकृति। ये अंतिम बार। सुकृति के स्वर में अब अनुनय विनय के साथ खिच भी समझी जा सकती थी। अरे यार, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, शाम को खेलते हैं। आओ ना, देर नहीं होगी। देर होगी तो बीच में छोड़ देना, सुकृति ने आग्रह किया। तभी गिर पड़े सैनिक, हाथी, घोड़े और ऊंट खड़े किए गए। रवि की शर्त थी कि इस बार जल्दी जल्दी अपनी चालें चलना है, ज्यादा सोचना नहीं होगा। अब रवि की यह सब बातें सुन सुकृति तपाक से अपनी चाल चलते हुए बोली, हाँ चलो ठीक है, अब नियम कानून ही बताओगे या चलोगे भी। 4-5 चालों के बाद सुकृति को समझ में आ गया कि मामला फिर फंस चुका है। इसीलिए सुकृति ने आखिर में बोल ही दिया, ठीक है, आज का खेल छोड़ो, अब तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह बात सुन रवि हड़बड़ी में जूते पहनते हुए बोला, देर तो हो चुकी है पहले ही। अब पार्टनर के ऑफिस जाने के बाद सुकृति दिन भर सोचती रही कि लग रहा है रवि ने सारी ट्रिक्स मुझे नहीं बताया है। वह अपने स्मार्टफोन के सर्च इंजन में शतरंज की चालें पढ़ने लगी। 3-4 घंटे पढ़ने के बाद ध्यान आया कि उसने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। दिन के 2 बज गए थे और अभी तक खाने के नाम पर कुछ भी नहीं बना था। रवि दोपहर को ऑफिस में ही लंच कर लेता था, इसीलिए सुकृति को खुद के लिए खाना बनाना होता। शतरंज के नशे में वह जल्दी से ब्रेड बटर खाकर वापस अपना स्मार्टफोन में घुस गई
और इस बार वह अपना कंप्यूटर से खेलना शुरू कर दी। कई राउंड के बाद वह काफी कुछ सीख गई। आसान स्तर पर उसने कंप्यूटर को कई बार हराया, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ाने पर वह हार जाती। खींचकर वह फिर खेलती, लेकिन वह फिर हार जाती। बार बार खेलने से वह भले कई बार हारी, लेकिन वह कुछ मूलभूत तकनीक सीख गई। शाम को जब रवि घर आया तो आते ही सुकृति ने शतरंज की बिसात बिछा दी। रवि को बोर्ड पर हराने की इतनी जल्दी थी कि ना तो उसने उसे पानी पूछा और ना ही चाय। हाथ मुंह तो धो लेने दो, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? रवि रोज की तरह आज फिर अपनी सारी बातें सुकृति को बताने लगा, मगर सुकृति रवि को पूरी तरह अनसुना करते हुए उसे बोर्ड पर बिठा दी और बोली, मैं सफेद मोहरों से खेलूंगी और ये लो, मेरा सैनिक 2 कदम आगे बढ़ गया। अब यह देख दोनों तरफ के सैनिक आगे बढ़ते रहे। ऊंट और हाथी के लिए जगह दोनों पक्ष बनाने लगे। इस बार सुकृति की चालें काफी सधी हुई थी, जो रवि को बहुत मौके नहीं दे रही थी। रवि भी कोई बहुत पुराना खिलाड़ी नहीं था, उसके पास भी शतरंज का कोई खास अनुभव न था। केंद्र पर सुकृति के सैनिकों ने कब्जा कर लिया और थोड़ी देर में दोनों घोड़ों ने राजा को परास्त कर दिया। रवि यह देख हतप्रभ था कि सुकृति के खेल में इतना सुधार कैसे हो गया। बैठो, तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। संतोष की रेखा अपने मस्तिष्क पर लिए सुकृति रसोई की तरफ बढ़ती हुई बोली। तभी रवि बोला, आओ एक बाजी और हो जाए। चाय बिस्कुट के बाद मैं दिन भर में कुछ नहीं खाई हूँ, सुकृति ने आग्रह करते हुए रवि से कहा। तभी रवि बोला, जैसे इतने वैसे थोड़ी देर और बैठो। उसका हाथ खींचकर रवि ने सुकृति को बिठा ही लिया। इस बार रवि काफी सतर्क था। अपनी चाल से ज्यादा वह सुकृति की हर चाल का विश्लेषण करता। एक जीत के बाद सुकृति आत्मविश्वास में थी, जो उसकी हर चाल में साफ साफ दिख रहा था। रवि ने इस बार सबसे पहले घोड़े को मैदान में छोड़ा था। सुकृति ने अपने सैनिक को घोड़े के पास आकर उसे डराया। घोड़ा ढाई टांग पर कूदता रहा और अंत में एक विपक्षी सैनिक द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। रवि के लिए यह एक कठिन स्थिति थी। अब रवि को अगली चाल नहीं सूझ रही थी। अब उसने अपने सैनिकों को आगे किया, लेकिन तब तक विपक्षी सैनिक रवि के घर में घुस चुके थे। हताशा में रवि ने अपनी रानी को निकाला। गात लगाए सुकृति के घोड़ों ने वजीर का शिकार कर दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए रवि ने खेल समाप्ति की घोषणा कर दी। पूरा खेल तो लो, अभी तो खेल में काफी जान बची है, सुकृति ने खेल जारी रखने के लिए आग्रह किया, मगर रवि बोला, चलो मैं हार गया, बाद में खेला जाएगा। कहते हुए वह बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। थोड़ी देर बाद सुकृति ने चाय के साथ पकौड़े भी रवि को पेश किए। रवि चाय और पकौड़े तो खा रहा था, लेकिन उसे स्वाद नहीं आ रहा था। कब सीखा? रवि ने सुकृति से पूछा। क्या बोल रहे हो? इससे पहले कई बार मैंने पकौड़े नहीं बनाए हैं क्या? सुकृति ने गुस्सा जाहिर करते हुए रवि से कहा। अरे मैं पूछ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे इतना बढ़िया खेलने लगी? अभी सुबह ही तो तुम्हें कितने आराम से हराया था। रवि ने सुकृति का गुस्सा देखकर उससे कहा। तभी सुकृति मुस्कुराते हुए बोली, यह एक सीक्रेट है। अब रवि टीवी खोलकर न्यूज देखने लगा। संसद में विपक्ष ने आज फिर कई नए मुद्दों को हथियार बनाकर हमला किया। सरकार अब जवाब देने के लिए नई रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। न्यूज एंकर समाचार पढ़े जा रहा था। उधर रवि के मन में भी विपक्षी को नेस्तनाबूद करने के लिए नई रणनीति बनने बिगड़ने लगी। एक दिन में सुकृति के खेल में इतना सुधार कैसे हो गया? टीवी चलती रही, लेकिन वह इंटरनेट पर शतरंज के खेल के वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज सुनकर सुकृति बेडरूम में जाकर कंप्यूटर से शतरंज खेलने लगी। इस बार कठिनाई का स्तर थोड़ा और बढ़ा दिया। सुकृति को उम्मीद थी कि अगले जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है, और हुआ भी यही। डिनर के तुरंत बाद अगले गेम की घोषणा हो गई। रवि को उलझन थी कि सुकृति ने उसे लगातार 2 बार कैसे हरा दिया। मैं आज कम से कम एक बार तो उसे हराऊंगा ही।
ऐसे ही ख्याल के साथ अगले गेम की घोषणा हुई थी। आज वॉक पर नहीं जाना है क्या? चलो थोड़ा टहल लिया जाए, सुकृति ने इस रवि को प्रस्ताव दिया। मगर रवि बोला, आओ एक एक बाजी हो जाए, आज टहलने का मूड नहीं है मेरा। यह सुन अगले गेम के लिए सुकृति ने शर्त रख दी कि यह टाइम के साथ खेला जाएगा, मतलब दोनों पार्टी को 20-20 मिनट मिलेगा। सुकृति ने यह नई चाल चली थी। उसे पता था कि दूध का जला रवि अब छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा, मतलब हर चाल चलने से पहले इतनी बार सोचेगा कि शतरंज का खेल रात भर चलता ही रहेगा। रवि समय वाले गेम के लिए तैयार न था। नहीं, समय वाला खेल कल खेला जाएगा, रवि ने सुकृति को कहा। मगर सुकृति यह सुन बोली, खेल खत्म होने में फिर रात हो जाएगी, हम लोग कब सोएंगे फिर? अब बात विवाद से शुरू होकर झगड़े तक पहुंच गई। गुड नाइट की जगह महामौन के साथ दोनों सोने चले गए। दोनों अपने अपने तर्क अपने आप को सुनाते रहे और कब सो गए उन्हें पता ही ना चला। सुबह दोनों उठे, रात गई, बात गई, लेकिन रवि के मन में सुकृति को हराने की टीस बची रह गई। ऐसे तो दोनों के रिश्तों में समता का सिद्धांत था, लेकिन लड़ाई की स्थिति में जीत सुकृति की ही होती थी। रवि ने दुश्मन से माफी तो मांगी, लेकिन अपनी हार को नहीं भूला। अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था, जो कल सुबह ही सुकृति को शतरंज में हराकर हुआ था। चलो चाय के साथ एक एक बाजी हो जाए, रवि सुकृति के लिए चाय बनाते हुए बोला। दुश्मन को मैदान में लाने के लिए लालच देना जरूरी होता है, और इसीलिए वह आज सुकृति के लिए चाय बना रहा था। सुकृति ने इस बार समयबद्ध खेल के लिए जोर नहीं लगाया। चाय की पहली चुस्की के साथ राजा से दूर खड़े ऊंट के आगे के पैदल को 2 कदम आगे चलने का आदेश रवि ने दिया। इस नई चाल के उत्तर में सुकृति ने भी यही चाल चल दी। रवि पस्त, अब घोड़े का नंबर था। शुरू की 8-10 चालों के बाद मैदान में बराबरी की स्थिति थी। दोनों तरफ के हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक और वजीर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। दोनों की सेनाएं बिना मार काट के राजा को घेरना चाह रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों ही पक्षों ने अपने राजा को किले में सुरक्षित कर लिया था। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। दोनों पक्ष सीमांतवर्तीता के सिद्धांत पर चल रहे थे, बस एक दूसरे को डरा रहे थे, वैसे ही जैसे दुश्मन देशों के बीच डिप्लोमेसी। पहले हमला करने की पहल कौन करे, इसी बात में पता चला कि सुबह के 11 बज गए हैं, वो भी तब जब ऑफिस से फोन आया कि आज मिस्टर शिंदे छुट्टी पर है क्या। अब खेल ऐसे मोड़ पर था कि विपक्षी के विश्वास पर चेस बोर्ड को छोड़ा नहीं जा सकता था। तय हुआ कि इस स्थिति में बोर्ड की फोटो खींची जाए, ताकि कोई पार्टी इस स्थिति को अपने पक्ष में बदल ना सके। रवि को ऑफिस पहुंचते ही अपने वरिष्ठ के गुस्से का सामना करना पड़ा। कुछ फाइल्स देखने के बाद रवि फिर अपने फोन में चेस प्रैक्टिस करने लगा। उसके दिमाग में जैसे तैसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर वर्चस्व स्थापित करना था। वह अपने मोबाइल में प्रैक्टिस कर ही रहा था कि उसके वरिष्ठ अफसर ने देख लिया और आगे ना करने की चेतावनी दे डाली। रवि परेशान था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी घर पर प्रैक्टिस कर रही होगी और वह यहाँ ऑफिस में करने के प्रयास में डांट खा रहा है। इधर घर पर हो भी यही रहा था। सुकृति अपने फोन पर खूब प्रैक्टिस कर रही थी। उसे भी जिद थी कि वह रवि से किसी भी मायने में कम नहीं है। अपने कैमरे में वह बार बार चेस बोर्ड की फोटो देखता और अगली चाल सोचता रहता। कुछ चाल सोचता और उसे एक क्षण लगता कि ऐसे ही 2-3 चालों में वह सुकृति के राजा को मात दे सकता है और गर्व से भर जाता। लेकिन अगले ही क्षण वह यह सोचकर निराश हो जाता कि अगर सुकृति ने इस चाल को समझ लिया तो। यही सोचते सोचते और थोड़ी बहुत कार्यालयीय व्यस्तता के बीच शाम के 6 बज गए। वह ऑफिस से घर के लिए निकला। अब एक नया सवाल पैदा हुआ, सुबह का बचा हुआ खेल घर जाकर फिर से शुरू करना है कि नहीं। अगर हार गया तो जीतना तो वैसे भी मुश्किल है। इसी विचार के साथ वह घर पहुंचा। इधर प्रतिद्वंद्वी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थी।
पहले चाय पीना है या चेस खेलना है, या दोनों एक साथ? सुकृति ने ताल ठोक दिया। वैसे तो डर सुकृति को भी था कि कल शाम का ताजा ताजा स्थापित वर्चस्व एक ही दिन में ढह ना जाए, लेकिन वह यह बहादुर चेहरा सामने रख रही थी। इस गेम को बराबरी पर रोक देते हैं, रवि ने सुकृति को प्रस्ताव दिया। सुकृति ने हामी भर दी और कहा, जो तुम कहो। अब हाथी घोड़े ऊन जो एक दूसरे पर आज सुबह से ही गुर्रा रहे थे को जमी दोस्त करके एक साथ डब्बे में भर दिया गया। पक्ष विपक्ष दोनों के राजा और रानी व्यभिचार के आरोपों की अवहेलना करते हुए एक साथ हो लिए। दोनों साथ में चाय नाश्ता करने के बाद टीवी पर एक संगीत चैनल देखने लगे। इतने में रवि के एक दोस्त का फोन आ गया। नमस्कार दोस्त, कैसे हो? क्या चल रहा है? देश की दशा और दिशा पर कुछ प्रकाश डालो। रवि ने एक सुर में कई सवाल ताक दिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे मित्र, देश वेश तो चलता रहेगा, कैसा कट रहा है वैवाहिक जीवन? यह सुन रवि ने कहा, ऑफिस के बाद समय मिलता है तो चेस खेल लेते हैं। लॉजिक और स्ट्रेटेजी लगती है तो इसमें मजा आता है। यह सुन उसके दोस्त ने उसे सलाहकार बनते हुए कहा, देखो मित्र, गेम में अगर दिल से ज्यादा दिमाग लगने लगे तो वह तनाव का कारण बन सकता है। यह खेल पार्टनर्स को प्रतिद्वंद्वी बना देता है। बच के रहना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होना इसमें। बात तो सही कह रहा है तो दोस्त, मन ही मन रवि ने सोचते हुए फोन काट दिया। अगले दिन रवि की छुट्टी थी। सुबह के नाश्ते के बाद शतरंज का नशा दोनों को चेस बोर्ड तक खींच कर ले गया। इस बार सुकृति 2 बार लगातार हार गई। सुकृति को सिर दर्द हुआ और घर में उस दिन लंच नहीं बना। सुकृति का सिर दर्द देर शाम तक ठीक हुआ जब वह रवि को 3 बार लगातार हराई। उसने इस रात रवि के पसंद की सब्जी और खीर भी बनाई, लेकिन उस रात रवि ने खाना खाया ही नहीं क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगा। सुकृति को उसके पेट दर्द का कारण समझ में आ गया क्योंकि उसे भी सुबह दर्द हुआ था। पिछले 1 महीने से जब भी कभी एक दूसरे को समय मिला, जब तक वह शतरंज होता रहा। दोनों एक दूसरे को हराते और हारते रहे। सिर दर्द, पेट दर्द, मूड ऑफ और मूड स्विंग दोनों को होता रहा। एक दूसरे की बीमारी के मूल कारण से दोनों वाकिफ थे। आज सोसाइटी में चल रहे फैमिली चेस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों से पति और पत्नी दोनों ही नियमित रूप से जा रहे थे। दोनों का प्रदर्शन अब तक उल्लेखनीय नहीं था। रवि बेमुश्किल से एक मैच जीत पाया था और सुकृति कई बार हार के बाद एक ड्रॉ खेल पाई थी। उसके लिए दुखद ये रहा कि कल वह कक्षा 5 के एक 10 साल के बच्चे से हार गई थी। वह कैसे भी आज एक मैच जीतना चाहती थी, इसीलिए वह रवि को समय पर टूर्नामेंट पहुंचने के लिए बार बार कह रही थी। वहीं दूसरी ओर रवि 2 दिन के प्रदर्शन से कुछ खास उत्साहित ना था, इसीलिए अन्य मनसक था। दोनों जब पहुंचे तब देर हो गई थी, सो उनको पहला मैच खेलने को नहीं मिला। इसी बात को लेकर सुकृति की रवि से थोड़ी सी झड़प भी हो गई। दोनों थोड़ा सा आवेशित हो चुके थे। दूसरे मैच के लिए एक लॉटरी निकली जिसमें एक अजीब संयोग बन गया। घर के पार्टनर जो पिछले 2 महीने से प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे, आज टूर्नामेंट में आमने सामने थे। सोसाइटी के इस फैमिली टूर्नामेंट में कोई भी पति और पत्नी का जोड़ा एक साथ नहीं खेल रहा था। रवि और सुकृति दोनों के लिए यह अयाचित स्थिति थी। एक साथ चल रहे करीब 20 मैचों में इन दोनों का मैच आकर्षण का केंद्र था। रवि को एक बार लगा कि आपस में बातचीत करके ड्रॉ खेलकर बराबर आंक बांट लिए जाएं, लेकिन सुकृति के इरादे देखकर उसे हिम्मत नहीं हुई। 2 महीने के शतरंज के खेल ने दोनों को जीवन साथी की जगह 2 विपक्षी सेनाओं का सेनापति बना दिया था। और वहीं दूसरी ओर सुकृति को लगा कि रवि से बात करके उससे हार स्वीकार करा ली जाए, जिससे दोनों के खाते में पूरे टूर्नामेंट में एक जीत दर्ज हो जाए। शायद रवि मान भी जाता, लेकिन तब तक दोनों की सेनाएं तैयार हो चुकी थी। दोनों सेनापति शतरंज के लिए टेबल पर तो थे, लेकिन बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंच पा रहे थे। दोनों ही पक्षों से बातचीत की कोशिश नहीं की गई।
शायद इस समय एक मध्यस्थ की जरूरत थी जो उनके अंदर के सेनापति की जगह साथी को बाहर ला था। अब रेफरी ने नियमों को फिर से संक्षेप में बता दिया, जिसमें 2 नियम खास थे। पहला, जिस सैनिक या टुकड़ी को छू दिया उसे ही चलना है, और दूसरा, बिना वास्तविक शह और मात के अगर एक बार से ज्यादा घोषणा किया तो विपक्षी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। रेफरी का निर्णय सर्वमान्य होगा। अब मैच शुरू हुआ। समय की पाबंदी भी थी, केवल 10 मिनट में खत्म होना है मैच। 2 चालों के बाद ही सुकृति ने आपत्ति जाहिर की, वो भी रेफरी को बुलाकर। ये सैनिकों को छूकर फिर कुछ और चल दे रहे हैं। यह सुन रेफरी ने उससे बोला कि अगली गलती पर आप जीत जाएंगी। अब रेफरी, जो सोसाइटी का ही एक शख्स था, ने बाद में मन ही मन सोचा कि यार ये भी कोई शिकायत हुई, ये तो आपस में ही बातचीत करके हल किया जा सकता था। 5 मिनट के बाद सुकृति ने रवि के राजा को हर तरफ से घिर जाने की घोषणा कर दी और अपनी स्टॉप वॉच रोक दी। रवि परेशान हो गया, लेकिन करीब 1 मिनट के बाद उसने सुकृति को बताया कि अभी उसका राजा चेकमेट नहीं हुआ है और रेफरी को बुला लिया। दोनों उन चीजों को मुद्दा बना रहे थे जो बाकी के खिलाड़ी आपस में सुलझा रहे थे। मैच अपने चरस पर पहुंच रहा था। रवि ने पहले वजीर को स्पर्श किया, लेकिन घोड़े को लेकर ऐसी चाल चला कि सुकृति चेकमेट हो गई। वास्तविक रूप से जीता तो रवि ही था, लेकिन सुकृति इतनी जल्दी हार मानने वाली कहाँ थी। उसने रेफरी को बुलाकर अपनी जीत की घोषणा कर दी, क्योंकि रवि ने पहले वजीर को छुआ था, लेकिन चाल घोड़े की चला था। वैसे अगर रूल में थोड़ी बहुत आपस में आप लोग गुंजाइश कर लें तो जीते तो रवि बाबू ही हैं। रेफरी ने अपना निर्णय सुनाया। तभी सुकृति अपना तर्क देते हुए बोली, क्या बात कह रहे हैं आप? रूल तो रूल है, इसमें इधर उधर क्या? शतरंज के हॉल में काफी हंगामा होने लगा और अंततः सुकृति को विजय घोषित कर दिया गया। हॉल के तमाम दर्शक रवि और सुकृति के हंगामे पर आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि एक गेम के हार जाने से क्या फर्क पड़ता है, जो पति पत्नी भारत और पाकिस्तान हो गए। शायद उन्हें इन प्रतिद्वंद्वियों के इतिहास और पिछले कई महीनों से एक दूसरे पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश का अंदाज आना था। उस रात को घर पर आकर दोनों में खूब बहस हुई। हफ्तों तक दोनों में सिर्फ औपचारिक स्तर पर बात होती रही। दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। दोनों आग जलाकर साथ में अलग अलग कुर्सी पर बैठे थे। सुकृति और रवि दोनों के ही अंदर का सखा एक दूसरे से फिर से पुराने दोस्तों की तरह बात बनाना चाह रहा था। बस समस्या यह थी कि कौन पहले अपने अंदर के प्रतिद्वंद्वी को मारकर पार्टनर को जगाए। दोनों शांत, मानो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। दोनों को यह समझ में आ गया था कि शतरंज के खेल ने ही उन दोनों के बीच दरार डालना शुरू किया, जो बाद में खाई बन गई। अगर दरार का कारण शतरंज था, तो वापस सुलह का आधार क्या होगा और उसकी आधारशिला कौन रखेगा? सुकृति आंख सेंकते हुए सोचने लगी। लेडीज फर्स्ट बोलते हुए वह उस टेबल पर गई जहां शतरंज का बोर्ड और प्यादे रखे हुए थे। काट के एक एक करके चारों घोड़े, हाथी, पराक्रमी सैनिक, रेगिस्तान के जहाज, रानी और राजा, सबकी चिता उस जल रही आग में एक साथ जला दी गई। जैसे जैसे धुआं धोकर पराक्रमी सेनाएं जलती जा रही थी, वैसे वैसे प्रतिद्वंद्वियों के आह पिघलकर उन्हें फिर से पार्टनर बनने की राह पर ले जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, मानो दोनों के मन पुन एक हो गए हों। शतरंज के इस बोर्ड का क्या होगा? सुकृति ने पूछा। तभी रवि ने उसके हाथ से छीनकर वहीं जमीन पर बोर्ड को पटक दिया और सुकृति के गले लिपट गया। दोनों ने वापस से दोस्ती के आधार को खोज लिया था, जो शतरंज की चिता पर खड़ी की गई। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जो मानो संवेद स्वर में शपथ ले रहे हों। अपनों के बीच ऐसा कोई भी खेल नहीं होने देंगे जो हम लोगों की समता मूलक मित्रता को असंतुलित करके वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे। तो दोस्तों,
इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के पति पत्नी और उनके खेल ने आपके मन को भा लिया होगा और आपने भी शायद इन पात्रों में कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर ढूंढा होगा। इसी तरह से मैं लाऊंगी आपके लिए जुलूस की भीड़ की अगली कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।